हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप केवल। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। इस कड़ी में अब तक हमने 12 सेट्स कवर कर लिए हैं। 12 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं और यह है हमारा 13 पार्ट। तो इस पार्ट के अंदर भी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलरली सेशन की बात करें तो यहाँ पर हम एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो आई होप सो आपने पूरे पिछले 12 के 12 पार्ट्स आपने देख लिए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने 13 पार्ट की तरफ। और इस 13 पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द दैट इज द पैत्रा या पित्रा द्वेरा। ठीक है, पित्रा द्वेरा से संबंधित आपसे पूछा गया है। तो इससे संबंधित ये स्टेटमेंट है। आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है करेक्ट है, सही स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो अगर जो हम बात कर रहे हैं जब यहाँ पर पित्रा द्वेरा की, ये एक मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल है बेसिकली। ठीक है, दिस इज आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द मुगल पीरियड। तो मुगल काल से संबंधित ये एक कला है। तो स्टेटमेंट आपको दी गई है कि इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ, और देखिए ये जो कला है बेसिकली इसका जो इस्तेमाल होता है वो मार्बल की बिल्डिंग्स पर होता है। कहाँ पर होता है? मार्बल्स की जो बिल्डिंग्स होती हैं, मार्बल की बिल्डिंग। जैसे कि हम बात करें, जो बेस्ट एग्जांपल है मार्बल का बना हुआ मुगल काल का, दैट इज द ताजमहल। ताजमहल, ठीक है। तो देखिए इसका जो इस्तेमाल होता है कि जो वॉल्स होती हैं मार्बल्स की बनी हुई, उन पर डेकोरेटिव पर्पस के लिए, उनको सजाने के लिए जो वॉल्स हैं, जैसे ताजमहल है तो ताजमहल की जो दीवारें हैं वो बनी है मार्बल से, और उन पर जो है सेमी प्रीशियस स्टोन कह लीजिए या कह लीजिए कि आप ये कह सकते हैं अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी हुई आकृतियां वहां पर बनाई गई हैं उस दीवार पर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, एक तरीके का डेकोरेटिव या डेकोरेशन वाला काम हो रहा है। कहाँ पर? जो उन स्ट्रक्चर्स पर जो कि आपकी किसकी बनी है, मार्बल्स की बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, it represents the decoration of walls of a building made of the marbles in the Mughal period by the figure made of semi precious stone। semi precious stone मतलब वही हो गया कि आपका अर्ध मूल्यवान चीजें जो है, ठीक है, उनसे सजावट की गई है मार्बल्स की। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा है, अब देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हुई हैं ये स्टार्ट होती हैं किसके टाइम पर? जहांगीर के टाइम पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो स्टाइल थी बेसिकली आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है ये, तो ये शुरू होती है जहांगीर के टाइम पर और ये एक अपने पीक तक पहुंचती है शाहजहां के टाइम पर। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर आप यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ये मीनारे हैं या प्लेसेस हैं बेसिकली, और ये किसके द्वारा बनवाई गई हैं ये यहाँ पर मैचअप करना है आपको। देखिए बुलंद दरवाज़ा जो है ये किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा हो जाता है आपका किसके साथ में? अकबर के साथ। मोती मस्जिद जो आगरा की है ये बनवाता है कौन? शाहजहां। तो बी का हो जाता है 3 के साथ, बी का 3 के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पर इत्माद उल दौला का मकबरा। ठीक है, तो ये मकबरा जो है ये बनवाती हैं कौन? नूर जहां, दैट इज ऑप्शन 1। तो सी के साथ जाता है ऑप्शन 1। तो मोती मस्जिद जो दिल्ली की है वो कौन बनवाता है? औरंगजेब। ठीक है, ये कोड हटा दीजिएगा, कोड मैंने ये हटा दी इसे। ठीक है, तो औरंगजेब बनवाता है। तो इसका बेसिकली देखिए ये हो गया मैच। अब इसकी कोडिंग की जब हम बात करें तो ए के साथ है आपका 2, बी के साथ है आपका 3, सी के साथ है 1 एंड डी के साथ है 4। तो 2 3 1 4 ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा 2 3 1 4। Which one was Ray related to the regime of the शेरशाह? देखिए यहाँ पर पूछा गया है शेरशाह के शासनकाल में जो रे शब्द है, ठीक है, जो रे है ये चीज़ जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? देखिए रे की बात करें तो अगर जो हम बात करते हैं शेरशाह की, तो शेरशाह ने इसका जो एक स्पेशल अटेंशन था
वो था इसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, LRS, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर जो है शेर शाह का एक स्पेशल अटेंशन था, और इसने क्या किया था कि जो ज़मीन है, ज़मीन को इसने नपवाया था, मतलब मेजरमेंट ऑफ लैंड का जो काम है वो शेर शाह सूरी के दौरान, उसके कार्यकाल के दौरान करवाया गया था। और साथ साथ इसने ये क्या किया, देखिए इसने दो काम किए, एक तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इसका इसने शुरू किया था, और साथ ही साथ इसने लैंड को क्या कराया, मेजर कराया कि भाई किस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है, किसकी कितनी ज़मीन सरकार मतलब राजा की है, कितनी किसानों की है, सब चीज़ों का एक तरीके से लेखा जोखा करवाया था। और लैंड मेजरमेंट के साथ में इसने क्या कराया है कि जो प्राइसिंग है, मतलब जैसे किसान या कोई भी व्यक्ति जैसे कोई फसल उगा रहा है, ठीक है, चावल उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, ठीक है, तो उनका जो है प्राइसिंग फिक्स करने का काम जो यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो ये जो प्राइसिंग फिक्स की गई और लैंड को मेजर किया गया, तो इन दोनों चीज़ों को ज्वाइंटली कहा गया है रे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ रे, या हिंदी में आप इसे रे कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इसे कहा जाता है रे। अब इस रे के तहत जो है क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो बेसिकली कमोडिटी है या जो फसल है, उस पर सरकार का या फिर उस टाइम पर जो शेरशाह है इसके दरबार का कितना आधिपत्य होगा, या कितना जो शेयर है क्रॉप का वो सरकारी खजाने में जमा होगा एज अ कर, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। और जनरली यहाँ पर बात करी गई 1/3 ऑफ शेयर, मतलब जितना भी उगेगा, फसल उगेगी, 1/3 हिस्सा जो है वो शेयर जाएगा किसके पास, राज्य के पास। राज्य मतलब यहाँ पर दरबार में जाएगा, सरकारी खजाने में वो फसल जो है वो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, लिस्ट ऑफ रेट्स डिटरमाइनिंग द स्टेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, रे क्या था, रेट था आपका, ठीक है। शेरशाह ने क्या शुरू किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया, इसके तहत जो लैंड था उसको मेजर किया, जिन जिन जितने एरिया पे क्रॉप्स उगाई जा रही थी उनको मेजरमेंट किया, और फिर जो फसलें थी उनका रेट, जो आपका भाव है वो निर्धारित किया, और उसके बाद उन डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट डिफरेंट भाव निर्धारित किया। जैसे आज की डेट में हम बात करें ना, एमएसपी होता है, ठीक है, जो एमएसपी आपका होता है आज की डेट में, तो वही चीज़ यहाँ पर शेरशाह सूरी ने करी थी उस टाइम पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दीन पनाह नगर वॉज फाउंडेड बाई, अब देखिए दीन पनाह नगर जो है ये हुमायूं ने बसाया था। किसने बसाया था, हुमायूं ने। और ये कहाँ बसाया था, ये बसवाया गया था बेसिकली इन द दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर, ठीक है। दिल्ली के अंदर हुमायूं ने दीन पनाह नगर जो है वो बसाया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द बाबर, बाबर से संबंधित नहीं है ना। तो देखिए बाबर से संबंधित नहीं की बात करी गई है, तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, देखिए फाइटिंग ऑफ बैटल ऑफ मच्छीवार। तो ये जो बैटल ऑफ मच्छीवार है या मच्छीवाड़ का जो युद्ध है, ये एक्चुअली लड़ा जाता है किसके बीच में, ये लड़ा जाता है हुमायूं के बीच में, हुमायूं और हुमायूं के साथ में अफगान के साथ, अफगान, हुमायूं और अफगान के बीच में ये लड़ाई होती है। और ये लड़ाई देखने को मिलती है 1555 के दौरान, ठीक है। 1555 में ये लड़ाई देखने को मिलती है, कौन सी, बैटल ऑफ मच्छीवाड़। तो ये इस दौरान लड़ाई होती है जिसके अंदर हुमायूं की क्या होती है, जीत होती है, हुमायूं की यहाँ पर विक्ट्री होती है। और यहाँ पर जब हुमायूं की विक्ट्री होती है तो एक तरीके से कहा जाए कि जो ये बेसिकली लड़ाई जो है पंजाब के इलाके में होती है, जो आज का और पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है हमारा पूरा पंजाब, तो इस पंजाब के पूरे इलाके में यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलती है। और ये लड़ाई की जीतने के साथ ही मुगल का जो रूल है वो पूरे पंजाब के अंदर स्टैब्लिश हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हुमायूं के साथ संबंधित करती है ये वाली लड़ाई, ठीक है। और यहाँ पर इशू ऑफ सिल्वर कॉइन, जिनका नाम था नाम रखा गया शाहरुख खान, शाहरुख, नॉट शाहरुख खान, दैट इज शाहरुख। तो ये बाबर से संबंधित है बिल्कुल। कंपाइलेशन ऑफ पोएट्री कलेक्शन जो है वो दीवान इन तुर्किश लैंग्वेज में, ये भी बाबर ने करवाया था। और अटेनिंग द टाइटल ऑफ कालिंदर, कालिंदर का जो टाइटल है वो बाबर को दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो बैटल ऑफ मच्छीवार है ये आपकी हुमायूं से संबंधित है, ना कि किससे, बाबर से। तो नॉट रिलेटेड पूछा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी,
मच्छीवाड़ का युद्ध लड़ना। ठीक है, तो ये बाबर से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है? हुमायूं से। देखिए ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए असर्शन मतलब यहाँ पर दावा, देखिए हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं ना असर्शन को, तो उसे दावा कहते हैं, और रीजन मतलब उसका कारण। ठीक है, दावा दिया है, उसका कारण बताना है। ठीक है, तो देखिए अकबर से संबंधित दिया गया। अकबर ने फाउंडेशन रखी थी, फाउंडेड किया था दीन इलाही। देखिए दीन इलाही जो है वो 1582 के अंदर फाउंड की गई थी, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अब देखिए दीन इलाही को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं तौहीद इलाही। ठीक है, तो तौहीद इलाही के नाम से भी इसे जाना जाता है, दीन इलाही को, जिसकी स्थापना इसने 1582 के अंदर करी थी। ठीक है ना, किसने? अकबर ने। अब इसका उद्देश्य ये था कि इसका बेसिकली पर्पस था कि जो रिलीजन है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलीजन है, उनके बीच में एक क्या कहते हैं सामंजस्य स्थापित करने की बात कही गई थी, हार्मनी बनाने की बात करी गई थी, ना कि कोई एक नया रिलीजन स्टैब्लिश करने की बात कही गई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है पर्पस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू रिलीजन। नहीं, न्यू रिलीजन की बात नहीं यहाँ पर होती है। यहाँ पर होती है कि जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है उनके बीच में आपस में एक भाईचारा और एक सही तरीके से चीज़ें चलती रहें, वो स्टैब्लिशमेंट करने की बात करी गई थी, हार्मनी की बात करी गई थी, हार्मनी की बात करी गई थी यहाँ पर, ना कि नए रिलीजन को इस्टेब्लिश करने की बात। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रीजन तो आपका क्या हो जाता है? गलत हो जा रहा है कंप्लीटली। तो पहला स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो इस टाइम पर जो चीफ प्रिस्ट थे, मतलब एक मुख्य पुजारी जो इस टाइम पर थे, ठीक है, उनका नाम था, ये भी कई बार पूछा जाता है, उनका नाम था अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल, नाम ध्यान रखिएगा। मेन प्रीस्ट जो थे इस टाइम पर, उनका नाम था अबुल फजल। द बिल्डिंग नेम मसुम्मन बुर्ज। देखिए मसुम्मन बुर्ज जो है ये किसके द्वारा बनवाई गई, ये पूछा गया है। देखिए ये बनवाई गई है, दिस वॉज मेड बाय द शाहजहां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब शाहजहां ने इसे कहाँ बनवाया था? बेसिकली ये जो बिल्डिंग है, ये इसका नाम है मसुम्मन बुर्ज। ये एक 6 फ्लोर बिल्डिंग है, सिक्स फ्लोर बिल्डिंग है, 6 मंजिला एक बिल्डिंग है, स्टोरेज बिल्डिंग है, जो कि आपकी कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर ये आगरा के अंदर बनवाई गई थी, और इसको शाहजहां ने बनवाया था, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इसको यूज़ किया जाता था जो झरोखा है उसको देखने के लिए, या फिर बेसिकली कहा जाए कि ताजमहल का दीदार करने के लिए इसको बनवाया गया था। ठीक है, तो ताजमहल जो है, ताजमहल उसको देखने के लिए इसको बनवाया गया था, इस बुर्ज को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच पेंटर वॉज गिवन द टाइटल श्री कलाम बाई हुमायूं। देखिए हुमायूं के द्वारा श्री कलाम का जो टाइटल है वो किस पेंटर को दिया गया? अब यहाँ पर हम बात करें, जब हुमायूं अब कहाँ गया था? ईरान। हुमायूं जब ईरान गया था अपनी ईरान की विजिट के दौरान, हुमायूं ने दो मुख्य पेंटर्स जो थे वहाँ पर, ठीक है, तो उनकी सेवाएं ली। मतलब उनकी सेवाएं उसने क्यों ली? क्योंकि उसके पास एक मेन्यूस्क्रिप्ट था। ठीक है, और मेन्यूस्क्रिप्ट का नाम था, यहाँ पर हम बात करें मेन्यूस्क्रिप्ट के नाम की, तो वो है तारीख खानदान, तारीख खानदान ए तिमुरिया, तिमुरिया। ठीक है, तो तारीख खानदान ए तिमुरिया, इस मैन्यूस्क्रिप्ट को बेसिकली क्या किया गया था? उनके द्वारा चित्रित किया गया था, बेसिकली पेंटेड किया गया था। इस मैन्यूस्क्रिप्ट को उन्होंने सजाया था, और वो दो पेंटर्स थे, एक का नाम था मीर सैयद अली, और दूसरे जो पेंटर थे उनका नाम था ख्वाजा अब्दुस मद। ठीक है, तो ये दोनों पेंटर जो थे, इन दोनों ने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या किया था? पेंट किया था, बेसिकली उसको सजाया था, चित्रित किया था। ठीक है, जब हुमायूं जो है ईरान की विजिट पे गया था, ईरान गया था, तो उस दौरान हुमायूं ने श्री कलाम का जो टाइटल है वो किसको दिया था? वो दिया था इनको, ख्वाजा
अब्दुसमद को। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इन दोनों ने पेंट किया था, मतलब इन दोनों ने उस मैन्युस्क्रिप्ट को चित्रित किया था, मगर ये जो टाइटल है वो दिया गया था ख्वाजा को। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदुस्तान एक स्वर्ग की तरह है, इसकी जलवायु खुरासान से बेहतर है, यह हर साल हरा भरा और फूलों से भरा रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट्स जो है वो किससे संबंधित है, ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश में हम बात करें तो हिंदुस्तान इज लाइक अ हेवन, इट्स अ क्लाइमेट इज बेटर देन खोरासान एंड इट इज अ ग्रीन एंड फुल ऑफ फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर। ये स्टेटमेंट बिलोंग करती है किससे? तो देखिए ये स्टेटमेंट बिलोंग करती है एक फेमस पर्शियन राइटर थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ये स्टेटमेंट कही थी। और अमीर खुसरो की जब हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1252 के अंदर 1252 एडी पटालिया, नॉट पटालिया, ठीक है, दैट इज स्पेलिंग रहेगी इसकी पटीलिया। ठीक है, तो ये स्पेलिंग है पटीलिया। तो ये एक्चुअली बेसिकली प्लेस है ये आपका जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, स्पेशली आज की डेट में हम बात करें तो जो बदायूं वाला इलाका है, बदायूं, तो वहाँ पर एक जगह है, तो वहाँ पर इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के अंदर अमीर खुसरो का। और इन्हें बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक्स जो है वो लिखी हैं। एक पर्शियन न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन लैंग्वेज को क्रिएट किया इन्होंने सबक ए हिंदी के नाम से। और इनके जो गुरु थे, गुरु पीर और गुरु बेसिकली इनके जो थे अमीर खुसरो के, उनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो इनके अमीर खुसरो के क्या थे, गुरु थे। और एक सवाल कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से पोएट थे या राइटर थे जो जिन्होंने कई सुल्तानों को देखा अपने जीवन काल में। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पूरे अ, जीवन काल के दौरान 7 सुल्तान्स को देखा। 7 सुल्तान जो हैं उनके जीवन काल में रहे। ठीक है, मतलब सुल्तान बदलते गए मगर ये व्यक्ति अपनी दरबार में अपनी जगह बनाए रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि 7 सुल्तान जो है वो किसके मतलब 7 सुल्तान जब तक रहे उस दौरान में कौन सा ऐसा पोएट था जो उनके दरबार में बना रहा। ठीक है, तो वो थे अमीर खुसरो। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू राइटर ऑफ 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के एक राइटर थे, उनके अनुसार द एम्पायर वॉज सो वास्ट दैट इवन द फास्टेस्ट शिप कुड नॉट मेक द फुल राउंड ऑफ इट इन 2 years। यहाँ पर देखिए एक कथन कहा गया है कि वो एम्पायर इतना बड़ा था कि जो बहुत अधिक गति से चलने वाले जहाज हैं वो भी उसका पूरा चक्कर नहीं लगा सकते 2 साल के अंतर्गत। तो ये कथन जो है किस एम्पायर के बारे में कहा जा रहा है? तो ये कथन जो है बेसिकली शैलेंद्र एम्पायर के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैलेंद्र एम्पायर। अब शैलेंद्र एम्पायर की जब हम बात करते हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल किंगडम रहा है, देखने को मिलता है कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पर एक बहुत उस पूरे इलाके के अंदर बहुत बड़ा एक पावरफुल किंगडम देखने को मिलता है। ये मेनली रूल करता था जैसे कि श्री विजयलय एम्पायर की तरह, जो 7वीं शताब्दी में जो विजयलय एम्पायर है उसके भी आगे आपको यह देखने को मिलता है। और इसकी जो लास्ट रहा है, मतलब ये 7वीं शताब्दी से लेके 7 to 10 शताब्दी तक ये लगभग रूल रहता है शैलेंद्र एम्पायर का। और इसका जो साम्राज्य है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, देखिए सुमात्रा है, जावा, मालाया, पेनिनसुला, और जो आज की डेट का थाईलैंड है वो पूरा इलाका। ठीक है, और फिलीपींस के भी कुछ इलाके, इन सभी इलाकों तक ये पूरा शैलेंद्र एम्पायर जो है वो पूरा फैला हुआ था। ठीक है, और ये पूरा एक तरीके से कहा जाए तो इसकी पावरफुल नेवी देखने को मिलती है हमें। और यहाँ पर जो ट्रेड रूट था, बेसिकली जो सी रूट था चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए, उस पर भी एक तरीके से पूरा कंट्रोल देखने को मिलता है किसका, शैलेंद्र एम्पायर का। ठीक है, एंड शैलेंद्र एम्पायर के दौरान बेसिकली यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल बनाया जाता है और उस टेम्पल का नाम है, इम्पॉर्टेंट है, टेम्पल का नाम है बोरो दुहर, बोरोदुहर टेम्पल। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड है बेसिकली किसके लिए, बुद्धा भगवान के लिए, गॉड बुद्धा के लिए ये
टेम्पल डेडिकेटेड है, तो ये बनवाया गया है किसके द्वारा? शैलेंद्र एम्पायर के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए एक खम्बोज एम्पायर के बारे में पूछा गया है। खम्बोज एम्पायर एक ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए खम्बोज एम्पायर जो है वो भी काफ़ी दूर तक स्प्रेड रहा है। कंबोडिया जो आपका कंबोडिया का जो इलाका है, कंबोडिया और अनम अनम का जो इलाका है, तो यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है आपका कंबोज एम्पायर। और ये एम्पायर आपका लास्ट अगर जो हम बात करें तो 15th सेंचुरी तक ये एम्पायर आपका देखने को मिलता है। उसके बाद ये एम्पायर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इस एम्पायर के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, उसका नाम है अंगकोर। ठीक है, अंगकोर टेम्पल, अंगकोर वट, ठीक है, ये बनवाया जाता है। तो ये नाम भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो कही गई थी, ये कही गई थी शैलेंद्र एम्पायर के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।